हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और बहुत ज्यादा मजे में होंगे। यस सर। दोस्तों, हम लोग ने कल बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया सा स्टैंडर्ड हम लोग ने फिनिश किया था। दैट वाज SAE 3402। और अब हम लोग इस चैप्टर का जो है वो लास्ट स्टैंडर्ड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वो है अपना कौन सा? SAE 3420। बराबर है? 3400 हो गया, 3402 हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट? SAE नंबर कौन सा? 3420। अब ये किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है अबाउट एन अश्योरेंस एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन द कंपाइलेशन। ध्यान से सुनना। इट इज टू रिपोर्ट ऑन द कंपाइलेशन ऑफ प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस। अभी ये क्या फंडा है, जरा आप समझने की कोशिश कीजिए। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसमें क्या होता है ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब आप लोग क्या बोलते हो, पब्लिक ऑफर करते हो, तो कुछ चीजों के लिए आप पैसे ले रहे हो ना लोगों से। कुछ पर्पस के लिए आप लोगों से पैसे ले रहे हो। तो क्या होता है, वो जो पर्पस जो हम लोग जिसके लिए पैसा फाइनेंस हम लोग रेज कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग उस हिसाब से बनाएंगे। अब ध्यान से सुनना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग उस हिसाब से बनाएंगे कि जब हम लोग ने आपसे पैसा लिया, वो प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया, तो क्या प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे, किस तरीके से हमारा बिजनेस होगा, क्या रिजल्ट्स होंगे। तो वैसे जो भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जिसमें हम लोग जो इवेंट्स जो होने वाले हैं या हो सकते हैं, बराबर, उसका एडजस्टमेंट हम लोग क्या करते हैं, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बनाते हैं। और आप और मेरे जैसे जो इन्वेस्टर्स है, वो इस प्रोफोर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के ये अनुमान लगाते हैं कि इसका फ्यूचर कैसे रहेगा। बराबर? दीज आर नॉट द एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एज द नेम सजेस्ट, ये क्या है? प्रोफोर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम लोग को ऐसा लगता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे बनेंगे या ऐसे होंगे, हमारा बिजनेस वैसे परफॉर्म करेगा। समझा बात को? अब क्या होता है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या करता है, इसको कंपाइल करता है। ये प्रोफोर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनेजमेंट क्या करती है, इसको कंपाइल करती है। कीपिंग इन माइंड द इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस दैट आर गोइंग टू हैपन, उसको हम लोग कंसीडर करके ये हम लोग प्रोफोर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग बनाते हैं। एज एन प्रैक्टिशनर, एज एन ऑडिटर, हमारा काम क्या है कि क्या ये बराबर से कंपाइल करे गए हैं या नहीं। वो जो एडजस्टमेंट्स जो तुमने इवेंट्स के बारे में तुमने जो इसके अंदर एडजस्टमेंट दिया है, तो उसका सोर्स कहां से है, बराबर, उसका इंपैक्ट क्या आएगा, उसके हिसाब से तुमने वो कंपाइलेशन बराबर से किया है या नहीं किया है, वो काम है अपना। तो ये सारा कामकाज कैसे करना है, उसके लिए हम लोग स्टडी करते हैं स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट 3420। आई बात समझ में? सो कमिंग बैक टू दैट अगेन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेन अपने अलग, ये प्रोफोर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जो हम लोग किधर डाल रहे हैं, ये हम लोग सर इंक्लूड कर रहे हैं इन आर प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में इसीलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स है, उन्हें पता चलना चाहिए कि ये इवेंट्स होने वाले हैं, ये कंडीशंस, ये ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं या हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। बराबर है कि नहीं? उसके हिसाब से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे दिख सकते हैं, क्या रिजल्ट हम लोग अचीव कर सकते हैं। बराबर है? तो उसके हिसाब से हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपाइल करते हैं। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बोला जाता है प्रोफोर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके ऊपर हम लोग अपना काम करते हैं यह पता करने के लिए कि इसका जो कंपाइलेशन है, वो कंपाइलेशन बराबर से हुआ या नहीं हुआ, और हम लोग ऐसा रिपोर्ट देता है। देखो, सीए फाइनल में ये जो सारे जो स्टैंडर्ड्स हम लोग पढ़ते हैं ना, मतलब मैं आपको एक बात बताऊं कि इसको पढ़ाई के हिसाब से तो पढ़ो ही पढ़ो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट आप ये समझिए कि अगर आपके मन में इच्छा है कि आपको फ्यूचर में प्रैक्टिस करना है, तो भाई ये वाला जो काम है ना, ये आपको मतलब इसमें आइडिया देता है कि आपको
और क्या क्या वर्क आपको मिल सकता है, व्हाट ऑल कैन यू डू। जैसे अलग अलग चीजें हमने देखी ना अभी, तो इसमें आज अभी हम लोग एक प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करी, अब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स को चेक करने वाली बात करी, फिर आज अपन क्या सीखते हैं कि भाई कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब प्रोस्पेक्टस के अंदर प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाते हैं, बराबर के नहीं, तो उसका भी अपने को ऑडिट करना पड़ता है। क्या भारी काम है यार। तो ये कैसा करना है उसके हिसाब से, वो इंटेंशन से आप ये पढ़िए, आपको बहुत मजा आएगा। डोंट स्टडी एज इफ कि सर ये एग्जाम में है ना आने वाले हैं, ना छोड़ना उसको, वो तो आएगा आएगा, बट तू ये समझ कि तेरे को अगर कोई काम दिया गया है कि मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमने प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपाइल कर दी है, आप इसके ऊपर हमें रिपोर्ट दीजिए कि ये बराबर है या नहीं, तो वो कैसे करेगा तू, इसके लिए ये स्टैंडर्ड तेरे को पढ़ना है। साउंड्स गुड, साउंड्स इंटरेस्टिंग, यस। तो क्या कहता है यहां पे, SAE इमेज प्रिंट हुआ है, SAE 3420 deals with the reasonable assurance engagements undertaken by a practitioner to report on the responsible party's compilation of pro forma financial statements which is included in the prospectus, कि क्या वो बराबर से pro forma financial statements आपने बराबर से कंपाइल करे या नहीं, बराबर। It applies where such reporting is required by securities law or regulation of the security exchange in the jurisdiction, जैसे सेबी की रिक्वायरमेंट होती है, इन विच, तो अपने यहाँ पे जो सिक्योरिटीज लॉ है या सिक्योरिटी एक्सचेंज, बराबर है, तो सिक्योरिटी लॉ कौन सा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अगर इनकी रिक्वायरमेंट है तो फिर आपको ये प्रैक्टिशनर को एंगेजमेंट लेना पड़ता है, ये बताने के लिए कि क्या ये कंपाइलेशन बराबर से हुआ है या नहीं हुआ है, बराबर। सो ये काम अपने को करना है, समझ में आया। ऐसे ही 3420 का पर्पस क्या है, यस। तो चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। सो प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन refers to financial information with adjustments to illustrate the impact, क्या बोला, to illustrate the impact of an event or transaction on unadjusted financial information as if the event had occurred or the transaction had taken place at an earlier date selected for the purpose of illustration। हम लोग क्या करेंगे, एक हमारे नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे, क्या होगा दोस्त, हमारे सर एक नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे, बराबर। इसको बोलते हैं अपन क्या, अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर क्या होता है, देयर माइट बी सम इवेंट्स और देयर माइट बी व्हाट सम ट्रांजैक्शंस, जैसे कि आपने इवेंट क्या हुआ कि आपने कोई पर्टिकुलर एंटिटी को आप एक्वायर करने वाले हो, बराबर, इसके लिए आपको फंडिंग चाहिए, या आपने डेट रीपेमेंट करने वाले हो, ये ट्रांजैक्शन होने वाला है। तो ये फ्यूचर में क्या बोल रहे हैं, ये कोई इवेंट या कोई ट्रांजैक्शन ये होने वाला है, आप समझे बात को। और अगर ये इवेंट या ट्रांजैक्शन अगर होता है, बराबर, ये इवेंट या ट्रांजैक्शन होता है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग दोस्तों वी आर गोइंग टू डू व्हाट, वी आर गोइंग टू डू दी एडजस्टमेंट। अपन क्या करने वाले हैं, इसका एडजस्टमेंट करने वाले हैं। और एडजस्टमेंट करने के बाद एज इफ कि ये होने से पहले ही मतलब ये हुआ है, उसको हम लोग कॉग्निजेंस देंगे, उसको कंसीडर करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। तो बेटे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से होंगे बताओ, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से होंगे, वेरी गुड। सो दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी कॉल्ड एज व्हाट, द प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, समझा। इसको बोलेंगे अपन प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसको क्या बोलेंगे अपन, प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अंडरस्टूड। सो एज इफ द इवेंट हैड ऑकर्ड, क्या बोल रही है, एज इफ द इवेंट हैड ऑकर्ड और ट्रांजैक्शन हैड बीन अंडरटेकन एट एन अर्लियर डेट फॉर द पर्पस ऑफ इलस्ट्रेशन। तो ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट्स करते हैं उन इवेंट्स या कंडीशंस का या ट्रांजैक्शंस का जो होने वाले हैं, बट हम लोग ये मान के चलते हैं कि वो ऑलरेडी हो गए हैं। क्लियर है एकदम बात, यस। नंबर 2, द प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज यूज्ड इन ऑफर डॉक्यूमेंट्स
to demonstrate, used in offer documents to demonstrate the effect of transaction on financial statements of the company, कि उसका क्या इंपैक्ट होगा। तभी जाके क्या हो जाएगा, आप और मेरे जैसे जो लोग हैं, जब प्रोस्पेक्टस इशू होता है उसके अंदर ये प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखते हैं, हम लोग को पता चलता है कि इसका इंपैक्ट क्या आएगा, उसके हिसाब से अपन डिसाइड करते हैं कि वेदर टू पुट द मनी और नॉट टू पुट द मनी। क्लियर है? एज इफ द ट्रांजेक्शन हैड ऑकर्ड एट एन अर्लियर डेट, बराबर। तो इट इज यूज्ड इन ऑफर डॉक्यूमेंट्स टू डू व्हाट, सिंपली डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। The pro forma financial information may take form of statement of the profit and loss, balance sheet, जो भी आपको जैसे statement of profit and loss, balance sheet, to illustrate how the transactions might have affected the assets, liabilities and earnings of the issuer. इसके अंदर हम लोग explanatory जो notes है वो भी हम लोग डाल सकते हैं, बराबर। Pro forma financial statements are also accompanied by, हम लोग क्या बोलेंगे, explanatory notes। सो ये भी ध्यान में रखना, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट नहीं, इसमें आप लोग ये भी ध्यान में रखना कि इसके अंदर हम लोग एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। क्लियर है एकदम? यस सर। सो दे ऑल्सो इंक्लूड नोट्स, ये इधर लिखा है, दे ऑल्सो इंक्लूड व्हाट, नोट्स in relation to the significant aspects of the transactions or the assumptions that are used to prepare what the pro forma financial information. So क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन या अजम्पशन जिसके बेसिस पे आपने बनाया है, तो वो हम लोग बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी हम लोग डालते हैं। सो व्हाट इज प्रो फॉर्मा, समझ में आया ना आपको? अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स adjusted with the events or condition which are going to happen in future, but we assume that it has been happened at an earlier date, उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट प्लस एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी आते हैं जो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस के बारे में बातचीत करता है। क्लियर है एकदम? यस। आगे बढ़ते हैं। सो क्या कहता है, द पर्पस ऑफ द प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडेड इन द prospectus is to illustrate the impact, वापस से वही बात हुई, impact of significant event or transaction on unadjusted financial information of the entity as if it has happened in the earlier date or the transaction had taken at an earlier date for the selected purposes. This is achieved by applying pro forma adjustment to unadjusted financial information. Pro forma financial information does not represent the entity's actual financial position, performance और cash flows। ये हम लोग बस क्या बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है करके। क्लियर है एकदम बात? यस सर। तो जैसे हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे कि कोई अपन ने बिजनेस को एक्वायर कर लिया अपन ने, बराबर के नहीं, तो वो हम लोग को बताना है। सो द एंटिटी में एक्वायर व्हाट, नंबर ऑफ बिजनेसेस प्रायर टू आईपीओ। तो अगर हमने वो बिजनेसेस को एक्वायर करना है और उसके लिए फंडिंग चाहिए, तो जब वो मर्ज्ड एसेट, मर्ज्ड लाइबिलिटीज कैसी दिखेगी, बराबर, हम लोग जब वो एक्वायर करेंगे हमारे कौन से कॉस्ट कम होंगे, कौन से बढ़ेंगे, वो सिनर्जी इफेक्ट के लिए। सिनर्जी मतलब जब मर्ज होते हैं तो अपने को एक एडवांटेज मिलता है ना, तो उसके हिसाब से क्या होगा, तो वो सारी चीजों को बताने के लिए हम लोग बनाते हैं क्या, अपने प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर है एकदम? यस। सो व्हाट इज प्रो फॉर्मा, समझा ना आपको? सो बेसिकली अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इवेंट्स, एडजस्टमेंट इन दिस टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट, इधर लिख दो आपके लिए, टू डेमोन्स्ट्रेट द इंपैक्ट टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट द इंपैक्ट ऑन सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं यहां से हम लोग? बिल्कुल सर। सो ये समझ में आने के बाद चलिए मालिक आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SAE 3420? सो SAE 3420 का ऑब्जेक्टिव क्या है, आइए समझते हैं। वो ऐसे नहीं है, वो मिस्टेक है वो। सो इट इज SAE 3420, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रैक्टिशनर। अपने, आप और मेरे, हम लोग को एक काम मिलने वाला है, आपको ये काम मिलने वाला है भाई, तो ध्यान से पढ़ना, इसको पैसे मिलने वाले हैं इसके। हाँ, अभी बस कुछ ही दिन बाकी है एग्जाम देने का और फिर क्या CA बनने का और ये काम करने का। डॉलर, विटामिन एम, रुपीज ओनली, पैसा
हाँ, सो ध्यान दो। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रैक्टिशनर, क्या करने का है तुमने, प्रोफोर्मा समझाना क्या होता है। सो नाउ वी आर सपोज टू ऑब्टेन व्हाट, रीजनेबल अश्योरेंस whether the pro forma financial information has been compiled in all material respects by responsible party on the basis of applicable criteria। क्या बोला, वो क्राइटेरिया के हिसाब से वो बने हैं या नहीं बने, वो अपने को देखने का है। क्लियर है। अब क्राइटेरिया क्या हो सकता है, ये क्राइटेरिया जो है ये कोई स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कर लेगा, बराबर है, या तो ये कोई एक्सचेंज डिसाइड कर लेगा, या कोई लॉ में डिसाइड होगा। तो अपन ने बस क्या देखना है कि जो क्राइटेरिया जो भी एक्सचेंज ने या बोर्ड ने, दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, किन्होंने भी ये क्राइटेरिया वगैरह लगाया होगा, तो अपना काम क्या है कि क्या वो उस एप्लीकेबल क्राइटेरिया के हिसाब से बना है या नहीं बना है, वो अपने को देखने का है। सो अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट आपको प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना के देगी, आपके सामने होगा एक क्राइटेरिया गिवन बाय द लॉ, स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, या तो सेबी, कोई भी एक आपको वो किस हिसाब से बनने चाहिए वो आपको बना के देंगे। ये मैनेजमेंट बना के देगा, ये क्राइटेरिया है, अपन को क्या देखने का है, ओके ये इसके हिसाब से कंपाइल मतलब बना है या नहीं। पहला काम आपको समझा, जाने का देखने का कि जैसा भाई ने बोला था बनाने के लिए वैसा वो बना है या नहीं। So properly complied means what? Properly complied means what? The pro forma information has been compiled in all material respects. उसमें कहीं पे भी कोई material गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसा लिखा है ना, in all material respects by responsible party based on the applicable criteria। वो अपने को देखने का है, क्लियर है। और फिर उसके बाद ये अश्योरेंस मिल गया अपने को, तो बेटा उसके हिसाब से अपन ने क्या करना है, सिंपल, वी हैव टू रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रैक्टिशनर्स फाइंडिंग्स। तुमको जो इंफॉर्मेशन मिला इसके हिसाब से तुमने रिपोर्ट करना है। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव समझ में आया क्या आपको, सही है। सो दो बातें करी अपन ने यहाँ पे, एक तो व्हाट इज प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, समझ में आया है। दूसरा अपन ने क्या बोला, अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब बिना वो इवेंट्स के कंसिडर करें, फिर उसमें एडजस्टमेंट्स करते हैं, और फिर ये क्लियर एकदम वन। नंबर टू, एज अ प्रैक्टिशनर अपना ऑब्जेक्टिव क्या है ये समझ में आया आपको, यस। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कंपाइलेशन ऑफ प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फोकस करने का एकदम। सो कंपाइलेशन करने की जिम्मेदारी किसकी है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, जो यूजुअली अपन कौन बोलते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज द मैनेजमेंट, कि बॉस ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि ये प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपाइल करें। सो द कंपाइलेशन ऑफ प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स द रिस्पॉन्सिबल पार्टी गैदरिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, प्रेजेंटिंग, ये सब तुम करो भाई। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो, वो इवेंट्स, ट्रांजैक्शंस, कंडीशंस, उसको क्लासिफाई करो, समराइज करो, प्रेजेंट करो, बराबर के नहीं। तो ये सब पूरी की पूरी कंपाइलेशन की जिम्मेदारी किसकी है, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की कि इसको गैदर करो, क्लासिफाई करो, प्रेजेंट करो, टू इलिस्ट्रेट द इंपैक्ट of the significant event or transaction on unadjusted financial information, as if the events had occurred or the transaction had been undertaken at the selected date। ऐसा मान के चलेंगे कि वो हुआ है करके, क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। So what are the steps involved in this process include, so first we have to do what, identify the source of the unadjusted financial information। source किसका, unadjusted financial information to be used in compiling the pro forma financial information and extracting the unadjusted financial information from that source। कि आपको ये unadjusted मतलब जो raw financial statement है ना, मतलब अभी तक जिसके ऊपर आपने कुछ भी टच नहीं किया है, बराबर, जिसके ऊपर आपको ये इवेंट्स या कंडीशंस का इंपैक्ट आपको बताना है, तो आपको ये ढूंढना है अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। समझा क्या आपको, आपको क्या ढूंढना है, समझ में आया आपको, आपको ढूंढना है अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बराबर है। सो इसका जो सोर्स है
आप पूछोगे कि सर इसका सोर्स कहां से मिलता है अपने को, हाँ जी सर ये सोर्स कहां से मिलता है। सो ये हो सकता है कि आपका, जैसे अपन बात करते हैं कि आपके एनुअल रिपोर्ट्स है, आपके एनुअल रिपोर्ट्स है तो उसमें आपको सोर्स मिलेगा वो आपको, बराबर है कि नहीं। या आपके कंपनी के जो इंटरिम, अपन ने इसका स्टैंडर्ड भी पढ़ा था ना, सो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके बने, आपको लगता है इस इंटरिम के ऊपर आपने एडजस्टमेंट करना है तो वो हो सकता है। सो आप समझिए बात को कि जो सोर्स है ये कुछ भी सोर्स हो सकता है ना, आपके एनुअल रिपोर्ट्स, आपके इंटरिम, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट सोर्स एंड देन एक्सट्रैक्ट दोज अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, काम करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया, मैनेजमेंट के लिए क्या काम है। सेकेंड पॉइंट क्या बोला, देन यू मेक व्हाट, मेक प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट्स to the unadjusted financial information for the purpose for which the pro forma financial information is presented. So फिर वो सोर्स आइडेंटिफाई करने के बाद यू मेक द एडजस्टमेंट। एंड थर्ड पॉइंट क्या बोला फिर, प्रेजेंटिंग द रिजल्ट्स, प्रेजेंटिंग द रिजल्टिंग प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद अकम्पनिंग डिस्क्लोजर्स। सही है एकदम। सो दिस इज व्हाट इज द स्टेप बाय स्टेप कंपाइलेशन प्रोसेस। फर्स्ट आपको सोर्स ढूंढना है, उसमें एडजस्टमेंट्स आपको देनी है और उसके जो रिजल्ट्स है फिर वो आपको बताना है। अपना काम, तो आपको क्या क्या समझ में आया, फर्स्ट प्रोफोर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अपने को रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए कि वो कंपाइल बराबर से हुआ है और उसके ऊपर रिजल्ट्स देने का। फिर कंपाइलेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है मैनेजमेंट का, कि वो गैदर, क्लासीफाई, प्रेजेंट करने का ऑफ द इवेंट्स और उसका इंपैक्ट देखने का। तो उसके लिए उनका स्टेप्स क्या है, नंबर वन, सोर्स को आइडेंटिफाई करो और उससे अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करो। फिर वो एक्सट्रैक्ट होने के बाद उसके अंदर एडजस्टमेंट्स करो और उसके रिजल्ट्स को प्रेजेंट करो। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, वेरी सिंपल। आगे, नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रैक्टिशनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किस तरीके की है। सो इफ सच एन एंगेजमेंट इज परफॉर्म्ड अंडर दिस एसई, ही हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंपाइल। सिंपल, अपन कंपाइल करके देने नहीं, अपने को वो कंपाइलेशन वाला काम उस एप्लीकेबल क्राइटेरिया से हुआ या नहीं हुआ वो चेक करना, वो अपना काम है। ये अपन ने ऊपर पढ़ा था ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो वी आर नॉट गोइंग टू कंपाइल, कंपाइलेशन का काम जो है वो किसका है, मैनेजमेंट का है, ठीक है ना। यस सर, तो इट इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंपाइल, सच रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट विद द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। The practitioner's sole responsibility is to report on whether the pro forma financial information has been compiled in all material respects by responsible party on the basis of the applicable criteria. जब आ गए, अपना काम कंपाइल करने का नहीं है, अपना काम बस ये चेक करने का कि वो बराबर से उस क्राइटेरिया के हिसाब से कंपाइल हुआ या नहीं। चलो, इट इज अ रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। कैसा काम है ये, लिमिटेड एश्योरेंस है क्या, नहीं, इट्स अ रीजनेबल एश्योरेंस, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट, whether the compilation has been properly done, involving performing procedures to assess whether the applicable criteria used by the responsible party in compilation of pro forma financial provide a reasonable basis for presenting the significant effects directly attributable to the event or transaction। वो क्राइटेरिया बराबर यूज हुआ या नहीं हुआ, बराबर के नहीं। सो आप ये जो क्राइटेरिया है बराबर, आप उसको कंडेंस्ड फॉर्म में दे सकते हो या वन और मोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हो। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन बता सकते हो, क्राइटेरिया आपके ऊपर डिपेंड करता है। फाइनेंशियल पोजीशन जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में बनाते हो, या आप कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट बना सकते हो, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट आप बना लो, इनकम स्टेटमेंट। या आप उसके साथ साथ क्या बना सकते हो कि आप नेट एसेट्स या नेटवर्थ का स्टेटमेंट बना सकते हो, नेट एसेट्स का। मतलब आपको जैसा बनाना है वो प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए तो आप बनाइए, बट अपने को देखना है कि क्या वो रीजनेबल बेसिस है ना, कि वो सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स को दिखाने के लिए। क्लियर है एकदम, यस सर, यहां तक बातें क्लियर है क्या, एकदम सिंपल एकदम, यस। सो एक बार क्विक रिकैप करो आप, क्या क्या पढ़ा अपन ने।
फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर एंगेजमेंट को काम कैसे करना है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। चल रीड, अच्छे से पढ़ने का एकदम। हो गया? व्हाट इज प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल, हाइलाइट्स पढ़ो उसके, बस मेन की पॉइंट्स। अपने ऑब्जेक्टिव पढ़ो, रीजनेबल अश्योरेंस लेने का और उसके ऊपर रिपोर्ट करने का। फिर कंपाइलेशन का प्रोसेस, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कैसा प्रोसेस करेगा वो, एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। बेस्ट। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सच एंगेजमेंट, ये काम हम लोग कैसा करेंगे इसके ऊपर बातचीत करेंगे। सो फर्स्ट बात हो रही है किसके बारे में? पहले तो एक्सेप्ट करना या नहीं करना वो देखेंगे। एक्सेप्ट अगर किया तो उसके बाद प्लान और परफॉर्म करने का, रिस्पॉन्सिबल पार्टी से रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस लेने का, देन यू फॉर्म योर ओपिनियन एंड गिव द अश्योरेंस रिपोर्ट। समझा क्या स्टेप्स? तो ये जो 5 चीज है ये अपने को फॉलोइंग पैराग्राफ्स में पढ़ना है, एंड उसके बाद अपना जो काम है वो खत्म है। समझा क्या बात आपको? हाँ, वेरी सिंपल। सो एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑफ द एंगेजमेंट, रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस and forming the opinion, and then give what the assurance report. एंगेजमेंट्स एक्सेप्टेंस की बात करेंगे। चलो रेडी? सो फर्स्ट पॉइंट, एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। डायरेक्ट से हाथ थोड़ी बोलना, कुछ बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा। Before agreeing to accept the engagement report, to report on whether pro forma financial information included in the prospectus has been compiled in all material respects on the basis of the applicable criteria, so the practitioner shall consider matters as stated below. ठीक है? Applicable criteria is the criteria used by responsible party when compiling the pro forma information. Criteria may be established by authorized or recognized standard setting organization, law or regulation. Where the established criteria does not exist, they will be developed by the responsible party itself. Simple. So before agreeing, point number 1, अपने को देखने का है क्राइटेरिया बराबर है क्या नहीं है, उसके हिसाब से बनने चाहिए। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? सो क्या क्या बातें अपन ने देखनी है। फर्स्ट पॉइंट, सो क्या कहता है? डिटरमाइन द प्रैक्टिशनर हैज नेसेसरी कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। बराबर, कि क्या अपने पास वो प्रोफेशनल नॉलेज, क्या बोलते हैं कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज, मतलब क्या कि क्या आपके पास वो प्रोफेशनल नॉलेज टू कैरी आउट दैट एंगेजमेंट वो अपने पास है या नहीं है। क्या अपने पास वो स्किल टू कैरी आउट दैट वर्क वो है या नहीं है। बराबर, आर वी अवेयर अबाउट द टेक्निकलिटी, अवेयरनेस ऑफ, क्या बोलेंगे उसको, टेक्निकल that are developments that are going to happen, professional or business developments that are happening, उसके हिसाब से क्या आपको नॉलेज है क्या, ये अपने को बताना है। सो अवेयरनेस ऑफ टेक्निकल बिजनेस डेवलपमेंट्स, ये सब आपको है क्या। तो जब ये सारी बातें आपको पता होगा तब जाके आप एक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विस आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो। सो पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? अगर भाई तेरे को एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना है तो तेरे को उस फील्ड का प्रोफेशनल नॉलेज, स्किल, वो काम को एग्जीक्यूट करने के लिए
अवेयरनेस होना चाहिए कि इसके टेक्निकलिटीज क्या है, बराबर, बिजनेस डेवलपमेंट कैसा होगा, उसके हिसाब से तू देखेगा ना कि वो कंपाइलेशन बराबर से हुआ या नहीं हुआ। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो फर्स्ट पॉइंट आपने क्या देखना है कि आप में वो नेसेसरी क्षमताएं, वो कॉम्पिटेंस, वो कैपेबिलिटीज, वो स्किल, वो अवेयरनेस अबाउट टेक्निकल डेवलपमेंट्स, क्या वो आप में है या नहीं है। समझ में आया आपको? यस। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ preliminary knowledge of the engagement circumstances and discussion with the responsible party, determine the criteria are suitable and that is likely that the pro forma financial information will be misleading for the purpose for which it is intended. So आपको क्या देखना है कि पहले तो आपको स्किल है या नहीं, वो तो आप देखोगे कि ऐसा काम करने का कि नहीं करने का। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है कि आपको चेक करना है कि आपके नॉलेज और डिस्कशन के बेसिस पे क्या वो क्राइटेरिया सुटेबल है क्या नहीं। मतलब प्रिलिमिनरी नॉलेज की अगर अपन बात करते हैं बच्चों, सो प्रिलिमिनरी नॉलेज में अपन क्या देखते हैं कि डू यू हैव द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, ये अपने को देखने का है, बराबर। डू यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज लॉ, बराबर के नहीं, उसके बारे में आपको पता है क्या, रेगुलेशंस उसके क्या है क्या, ये आपको पता है क्या। तो ये सारी बातें, इसके बारे में आपको जानकारी है क्या, ये अपने को देखने का है, बराबर है। फिर उसके बाद जब अपन बात करते हैं तो और पॉइंट्स अगर मैं लिखूं तो देयर आर ऑल्सो व्हाट सर्टन लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स। उनमें वो कैसा बोला है, जब कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है तो उनके लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स होता है, बराबर के नहीं। सो प्रोस्पेक्टस के बारे में बराबर आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फॉर्मेलिटीज, बराबर। सो ये सब बातें आपको पता होना बहुत जरूरी है। और इसके बेसिस पे कि लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स या अपन क्या बोलेंगे, प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग प्रोस्पेक्टस, ये देख लो, प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग प्रोस्पेक्टस। तो उसके बेसिस पे क्या आपको पता है क्या कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो उसके बेसिस पे आप देखोगे कि क्या वो एप्लीकेबल क्राइटेरिया सुटेबल है या नहीं है, बराबर। सो ये आपको देखना है। सो पहले आप में कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटीज है या नहीं, और उसके बाद वो एप्लीकेबल क्राइटेरिया है या नहीं। तो आप समझिए ना, अगर मेरे में वो कॉम्पिटेंस है, कैपेबिलिटीज है, मेरे को नॉलेज है, और ये क्राइटेरिया कौन सा लगेगा मुझे ये भी पता है, करना क्या है उसके बाद, बचा क्या भाई, दोनों बराबर से बने या नहीं बने वो चेक करके अपना ओपिनियन देना है। सही है एकदम। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है वो, सो नेक्स्ट पॉइंट वो कहता है कि यू हैव टू इवैल्यूएट द वर्डिंग ऑफ द ओपिनियन प्रिस्क्राइब्ड बाय द रेलेवेंट लॉ इफ एनी टू डिटरमाइन दैट प्रैक्टिशनर विल लाइकली टू एबल टू एक्सप्रेस दैट ओपिनियन। वैसा ओपिनियन अपन दे सकते हैं क्या, एंड वेयर द सोर्सेस फ्रॉम विच द अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन and any acquiry or divestitive financial information has been extracted, बराबर, have been audited or reviewed and modified audit report, modified opinion or review conclusion has been expressed, or the report contains emphasis of matter paragraph. Consider whether or not law or regulation permits use of or reference in the practitioner's report to the modified audit opinion, बराबर, और रिव्यू कंक्लूजन्स कंटेनिंग द एम्फेसिस ऑफ मैटर। मतलब क्या हुआ कि जो सोर्स आपने लिया था अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, अब अगर इसी अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अगर आपको दिखता है कि देयर इज अ मॉडिफाइड ओपिनियन, ये ऑडिटेड है और उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर मॉडिफाइड ओपिनियन है, और उसके ऊपर एम्फेसिस ऑफ मैटर एक्सप्रेस करा गया है, ये तो सोर्स है ना। ये इस सोर्स के बेसिस पे आप क्या बना रहे हो, प्रोफोर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बना रहे हो। तो क्या इसके रिपोर्ट में क्या इसका जिक्र हो सकता है क्या, बराबर, क्या इसका जिक्र हो सकता है क्या, ये अपने को देखने का।
उसके रिपोर्ट में क्या उसका जिक्र हो सकता है क्या, वो अपने को देखने का है। सो दैट इज द थर्ड पॉइंट। सो ये हो गया। सो फोर्थ पॉइंट समझ में आया आपको, कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटेंस फर्स्ट, नॉलेज, ये सब फर्स्ट में आया। सेकंड में अपन बात कर रहे हैं अबाउट एप्लीकेबल क्राइटेरिया, थर्ड में वर्डिंग ऑफ द ओपिनियन, फोर्थ में जो सोर्स डॉक्यूमेंट तुमने लिया उस डॉक्यूमेंट पे अगर मॉडिफाइड रिपोर्ट अगर दिया हुआ है तो अपन क्या उसका रेफरेंस यूज कर सकते हैं क्या। नेक्स्ट, इफ द एंटिटीज हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अभी ये क्या है, सोर्स अगर ऑडिटेड है तो इधर लिख देते हैं ऐसे, इफ सोर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑडिटेड। अभी दूसरा पॉइंट क्या कहेंगे, if source financial statements are unaudited, बराबर। So if the entities has never been audited before, consider whether the practitioner can obtain a sufficient understanding of the entity and its accounting and financial reporting practices to perform the engagement. Obtain sufficient understanding of accounting and financial reporting practices, कि ये लोग कैसे रिपोर्ट करते हैं। If the event transaction includes an acquisition and the acquiree's historical financial information has never been audited or reviewed, consider again the accounting and financial reporting practices to perform. So ये क्या बोला है, if the event or transaction includes acquisition और acquiree के historical financial information has never been audited or reviewed, मतलब क्या है आप समझिए बात को। ये है अपने अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इवेंट हुआ है एक्विजिशन ऑफ एंटिटी, तो अब क्या होगा, इसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, बराबर, व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज ये प्लस ये मर्ज होके अपन क्या बनाएंगे, इस इवेंट को हम लोग कंसिडर करेंगे ना, तो ये जो बनेंगे ये क्या होगा, ये दिस विल बिकम व्हाट, एडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अब अपन क्या बोल रहे हैं यहां पे कि अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बराबर, अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर ये अनऑडिटेड है, सो अंडरस्टैंड रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस, कि ये लोग किस तरीके से रिपोर्ट करते हैं, अंडरस्टैंड व्हाट द रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस। क्लियर है एकदम। सो ये इवेंट है और अगर ये सोर्स भी अगर अनऑडिटेड है तो भी क्या होगा, अंडरस्टैंड द रिपोर्ट ये प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो चाहे सोर्स के अनऑडिटेड रहे या एंटिटी के अनऑडिटेड रहे जो इवेंट है, तो आपको उसका पूरा अंडरस्टैंडिंग लेना है। सो ऑब्टेन द अग्रीमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबल पार्टी दैट इट एक्नॉलेजेस एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे, पहले आप लोग इस चीज को इतना नोट कर लो।
चलो राइट फास्ट। चलो, so let's proceed from here. So we have to obtain the agreement कि क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो आइए जरा देखते हैं। नंबर वन, डिस्क्लोज दी एंड डिस्क्राइब द एप्लीकेबल क्राइटेरिया to the intended users if these are not publicly available। अगर क्राइटेरिया पब्लिकली अवेलेबल नहीं है तो आपने क्या करना है, ये आपने डिस्क्लोज करना है। मतलब जैसे हमने कहा था ना अभी कि अगर कोई सुटेबल क्राइटेरिया नहीं है, स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ने भी नहीं दिया है, बराबर, तो ये क्या कहता है यहाँ पे, आप खुद से उस क्राइटेरिया को आप क्या करो, बनाओ, बराबर कि नहीं। ये इधर हमने पॉइंट देखा था, देखो, वेयर एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया डू नॉट एग्जिस्ट दे विल बी डेवलप्ड बाय रिस्पॉन्सिबल पार्टी। अब ये तो तुम्हारा इन हाउस तुमने बनाया इसको क्राइटेरिया कि कैसा प्रेजेंट करने का इसको। सो इस क्राइटेरिया को तुमने क्या करना है, आपने पब्लिकली इसको अवेलेबल कराना है। उसके बाद कंपाइलिंग द प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब तुम्हारी जिम्मेदारियां बता रहे हैं हम लोग। तो एक तो क्राइटेरिया को जो है वो डिस्क्लोज कर दो, नंबर वन। नंबर टू, क्राइटेरिया के हिसाब से आप बनाएंगे। और प्रोवाइडिंग द प्रैक्टिशनर with what, access to all information, additional information, and access to the persons within the entity, and when needed for the purpose, appropriate access to the appropriate individuals within the acquirees business combination, मतलब जो एंटिटी है। सो ये जो है ये आपने अग्री कर लेना है उनसे, और ये उनसे लिखित तौर पे ले लेना है। सो अग्रीमेंट विद द रिस्पॉन्सिबल पार्टी क्या है, नंबर वन, आप जो क्राइटेरिया है, आप जो क्राइटेरिया है, आप क्या करेंगे, उस क्राइटेरिया को डिस्क्लोज एंड डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, ओके। नंबर टू क्या बोलता है, इस क्राइटेरिया के हिसाब से आप क्या करेंगे, कंपाइल प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बराबर है। सो ये बात हो गई क्राइटेरिया को लेके। उसके बाद आप लोगों ने प्रैक्टिशनर को क्या प्रोवाइड करना है, सो आप लोगों ने प्रैक्टिशनर को क्या प्रोवाइड करना है, ऑल इंफॉर्मेशन, additional information, access to persons within entity and acquiring entity, ठीक है। सो ये जो है इसका अपन ने अग्रीमेंट ले लेना है। इसको नोट करो और या हाईलाइट करो।
चलो, सो ये हो गया अपना फर्स्ट कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव टू डू फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द एंगेजमेंट। तो अपन ने क्या देखा एक्सेप्टेंस ऑफ द एंगेजमेंट के लिए? फर्स्ट पॉइंट अपन ने क्या देखा कि अपने वो कॉम्पिटेंस और स्किल होना चाहिए, वो क्राइटेरिया सूटेबल होना चाहिए। फिर उसके बाद अपन क्या देखते हैं कि अगर वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, सोर्स डॉक्यूमेंट, तो उसमें अगर मॉडिफाइड रिपोर्ट है तो क्या उसका रेफरेंस हम लोग दे सकते हैं क्या? ईओएम वगैरह भी होगा तो उसका रेफरेंस दे सकते हैं क्या? अगर वो अनऑडिटेड है तो उनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को समझिए और ये एग्रीमेंट ले लीजिएगा। सो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, वो एंगेजमेंट को अपन एक्सेप्ट करेंगे। अब जब एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे, सो अब अपने को नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है? प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग। सो प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑफ द एंगेजमेंट। सबसे पहले the practitioner shall assess whether the applicable criteria is suitable as required by the framework of the assurance engagement. So criteria suitable है या नहीं है? When planning and performing the engagement, the practitioner shall consider materiality with respect to evaluating whether the pro forma financial information has been compiled in all material respects. तो materiality देखना है. Then an understanding of how the responsible party has compiled, तुमने कैसा काम किया है वो, and then obtain evidence about appropriateness, ठीक है, of the source from which the unadjusted financial information has been extracted. Obtain the appropriateness evidence about appropriateness of the source from which the financial, वो source बराबर है क्या नहीं है? If there is no audit or review report on the source, बराबर है, he shall perform procedures to satisfy that the source is appropriate. Source is appropriate. The practitioner shall determine whether responsible party has appropriately extracted unadjusted financial information from the source. The practitioner shall obtain evidence about appropriateness of the pro forma adjustments. Adjustments बराबर है या नहीं है वो अपने को देखने का। क्या क्या हुआ बात यहां पे? सिंपल एकदम, काम क्या करना है अपने को? फर्स्ट पॉइंट, क्राइटेरिया सूटेबल, कंसिडर मटेरियलिटी, क्योंकि अपन जो अश्योरेंस दे रहे हैं वो कौन सा अश्योरेंस दे रहे हैं? रीजनेबल अश्योरेंस, ठीक है। जो अश्योरेंस अपन दे रहे हैं वो कौन सा अश्योरेंस दे रहे हैं अपन? रीजनेबल अश्योरेंस। क्या वो बराबर है कि नहीं? सो क्राइटेरिया और मटेरियलिटी चेक करने के बाद अपन ने देखना है कि फर्स्ट मैनेजमेंट ने इसे कंपाइल किया है, सो अपन इस बात का क्या करेंगे? अंडरस्टैंडिंग लेंगे। बराबर है, इसका अंडरस्टैंडिंग लेंगे। उसके बाद अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये कौन से है? ये सर ये अनएडजस्टेड के ऊपर काम किया ना ये। सो ये अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अपन को फर्स्ट क्या देखने का है? सोर्स बराबर है क्या नहीं है, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द सोर्स, ठीक है। सोर्स बराबर है और उसके ऊपर अगर ये सोर्स अगर अनऑडिटेड है, सोर्स अनऑडिटेड, सो क्या करने का? परफॉर्म प्रोसीजर्स टू एस्टैब्लिश इट इज अप्रोप्रिएट, चेक करने का कि वो बराबर है या नहीं है। बराबर है, उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स तो नहीं है ना, बराबर है। सो वो अपने को देखने का है। इट इज वेरी सिंपल एंड एक्सप्लेनेटरी। एंड उसके बाद रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने उसको अप्रोप्रिएटली एक्सट्रैक्ट किया है या नहीं, मतलब सोर्स बराबर है क्या नहीं वो देखने का। अनऑडिटेड है तो वो सोर्स बराबर है कि नहीं, और फिर उसके बाद मेन काम जो है उसको एक्सट्रैक्ट करने का। मतलब सोर्स बराबर है बट तुमने गलत तरीके से उसको डेटा को पुल आउट किया तो दिक्कत। सो एक्सट्रैक्टेड एंड देन
वी टॉक अबाउट द प्रोफोर्मा एडजस्टमेंट्स की वेदर प्रोफोर्मा एडजस्टमेंट्स आर करेक्ट और नॉट। सो प्रोफोर्मा एडजस्टमेंट मतलब क्या है कि अगर हमने कोई प्रोडक्शन का साइट बंद कर दिया है, या हम लोग ने कोई परचेस या सेल का अग्रीमेंट एंटर किया है, या क्या बोलते हैं उसको, फाइनेंस का है, तो वो एडजस्टमेंट्स बराबर से है या नहीं है, तो हम लोग वैल्यूअर का रिपोर्ट ले सकते हैं, जो पब्लिकेशंस एनुअल रिपोर्ट्स में वगैरह करा गया है, तो वो सारी चीजें अपन देखेंगे। In relation to unadjusted financial information, pro forma adjustments include क्या लिखा है ये? Adjustments to unadjusted financial information, impact of significant event or transaction, adjustments to financial information, adjustments necessary for pro forma financial information, compiled on the basis of consistent with applicable financial reporting framework। एक आपको जो एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं वो इवेंट्स या ट्रांजैक्शंस के, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट अब इसमें क्या होता है, जब आप एडजस्टमेंट्स करते हो तो एक सिंपल एग्जांपल, कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज होनी चाहिए कि नहीं। जब आप किसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ आप मर्ज करते हो इन द इवेंट ऑफ व्हाट एक्विजिशन, सो अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी और दूसरे की अकाउंटिंग पॉलिसी अलग अलग हो सकती है। तो ऐसे केस में बराबर अपने को वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सेम होना चाहिए, अकाउंटिंग पॉलिसी सही होनी चाहिए, तो वो एक एडजस्टमेंट्स आप करोगे। सो एक इवेंट्स और ट्रांजैक्शन को लेके और एक कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। देन इवैल्यूएट द प्रेजेंटेशन and read other information included in the prospectus containing the pro forma to identify material inconsistencies if any। कि prospectus में कुछ लिखा है और financial statements में कुछ लिखा है, अलग अलग तो नहीं है ना। ठीक है, चलो रीड करो इसको। सर एक सवाल आ रहा है, सर हाउ आर वी सपोज टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे, ये हम लोग कैसे अंडरस्टैंडिंग ले इसका। सो आपको ये अंडरस्टैंडिंग कैसे करना है, यू इंक्वायर विद द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, बराबर के नहीं। उसके बाद आप क्या करो, उनके इंक्वायर विद व्हाट, मैनेजमेंट से पूछो या उनके एडवाइजर्स जो है उनसे पूछो, बराबर है। फिर उनके बाद उनके कॉन्ट्रैक्ट्स या मिनट्स देखो, बराबर है। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, आपको आइडिया आ जाएगी कि हाउ दे हैव प्रिपेयर्ड इट। ठीक है।
चलो, सो लेट्स गो अहेड फ्रॉम हियर नाउ। अभी इनसे अपने को रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस लेने हैं। सो वी हैव टू ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबल पार्टी दैट कंपाइलिंग द प्रोफॉर्मा इंफॉर्मेशन is the responsible party has identified all appropriate adjustments necessary। हमने सारे एडजस्टमेंट्स बराबर से ढूंढे हैं, मतलब चाहे वो डायरेक्ट एडजस्टमेंट्स हो बराबर की कोई ऑपरेशन हमने बंद कर दिया है, या फैक्चुअल हो कि हम लोग ने नया लोन लिया है, परचेज किया है, सेल किया है, जो भी है। एंड द प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैज बीन कंपाइल्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द क्राइटेरिया। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे अपना ओपिनियन। वी विल फॉर्म द ओपिनियन एंड देन प्रेजेंट अनमॉडिफाइड ओपिनियन। नाउ दिस इज वेरी क्विक, इजी, फास्ट। अनमॉडिफाइड ओपिनियन क्या कहता है? द प्रैक्टिशनर शैल एक्सप्रेस व्हाट? एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन मतलब क्या होगा? when we conclude that it has been compiled in all material respects, मतलब it is unmodified। अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। when we talk about modified opinion, so when the relevant law or regulation precludes publication of prospectus that contain a modified opinion, precludes मतलब does not allow, does not allow बराबर, contains a modified opinion with regard to whether pro forma financial information has been compiled in all material respects on the basis of the criteria, and the practitioner concludes that modified opinion is nevertheless appropriate in accordance with the framework, the practitioner shall discuss the matter with the responsible party। मतलब अगर लॉ या रेगुलेशन आपको अलाउ नहीं करता है प्रोस्पेक्टस में मॉडिफाइड ओपिनियन डालने का, बराबर है, तो ऐसे केस में और ऑडिटर को लगता है कि नेवरदलेस अप्रोप्रिएट, मॉडिफाइड ओपिनियन इज नेवरदलेस अप्रोप्रिएट, सो वी शैल डिस्कस द मैटर विद द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। इफ द रिस्पॉन्सिबल पार्टी डज नॉट agree to make necessary changes, withdraw from the engagement and seek what legal advice। क्योंकि आप जाहिर सी बात है ना, प्रोस्पेक्टस में चीजें डाल ही नहीं सकते, तो आप ओपिनियन ही नहीं दोगे, तो यू विल स्ट्रेट वे व्हाट? विड्रॉ। समझ में आया आपको? विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, सीक लीगल एडवाइस, where the relevant law or regulation may not preclude the publication that contains a modified, बराबर, on the basis of the applicable criteria the practitioner determines modified opinion is appropriate in accordance with the framework, the practitioner shall apply the requirements of the framework of assurance engagement regarding the modified opinion। तो अपन ने modified opinion देके नक्की कर देने का। सो अगर लॉ अलाउ नहीं करता है तो आपने क्या करना है? लॉ अलाउ नहीं कर रहा है तो वेरी गुड, और लॉ अलाउ कर रहा है तो वैसा ओपिनियन दे देने का। लॉ अलाउ नहीं कर रहा है तो विड्रॉ। नेक्स्ट, एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। In some circumstances, the practitioner may consider to draw users' attention on the matters presented or disclosed in the financial information or explanatory notes. This would be the case when the practitioner's opinion, the matter is of such importance that fundamental to the user's understanding of the pro forma financial information। सेम हम लोग ये जब ऐसे नंबर 706 पढ़ते हैं तो सेम लाइंस होती है, बस वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, यहाँ पे प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है। इन सच सर्कमस्टेंसेस द प्रैक्टिशनर शैल इंक्लूड एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, बराबर। सच अ पैराग्राफ शैल रेफर ओनली टू द इंफॉर्मेशन presented or disclosed in the pro forma information or accompanying explanatory notes, उसके अलावा नहीं। सही है? अश्योरेंस रिपोर्ट, पढ़ो इसको। टाइटल ना भाई, टाइटल, एड्रेसी, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, प्रोफोर्मा इंफॉर्मेशन। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में अपन बात करेंगे वो प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सोर्स, बराबर, पीरियड कवर्ड और द डेट, applicable criteria, then we talk about is the responsible party is responsible for compiling, practitioner's responsibility जिसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी
express an opinion on whether the pro forma financial information has been compiled. For the purpose of this engagement, practitioner is not responsible for updating or reissuing any reports on any historical financial information. अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है नए रिपोर्ट्स देने की. The purpose of pro forma information is included in the prospectus to illustrate the impact of significant event or transactions. Performed in accordance with SA 3420. We are giving a reasonable assurance engagement. रीड अच्छे से उसको पूरा डिटेल में रीड करो.
चलिए, सो यस, और इसी के साथ जो है दोस्तों अपना ये चैप्टर जो है ये फिनिश हो जाता है। मजा आ गया एकदम, डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट आप पढ़ लेना। सो आज यहीं रुकते हैं। आज अपन आज 1 घंटे का 1 घंटा 10 मिनट आज इतना ही सेशन रखते हैं अपन आज। कल हम लोग मिलेंगे और कल भाई मजा आएगा। अभी तुम लोग भी बहुत ऐसे मतलब बैठक गए होंगे ना यार सर कब से स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ही चालू है, मतलब क्या है ये सिलेबस। तो यस, कल हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हम लोग डिजिटल एज में हैं और डिजिटल एज में हम लोग को ऑडिट करना है तो कैसे क्या करना है, क्या चीजें हो रही है। क्योंकि हाल ही में बहुत सारा डिजिटल आप लोग देखने को मिल रहा है, आप लोगों को ऑफिस में भी आप देखते होंगे। सो इसके बारे में काफी इंटरेस्टिंग सा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड नहीं चैप्टर है। तो वो हम लोग मिलेंगे कल, और कल के सेशन में हम लोग बात करेंगे इसी पर्टिकुलर डिजिटल ऑडिट के बारे में, राइट। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड, बाय बाय।